अहमदाबाद, वो शहर जहां मेरा जन्म हुआ था। मेरे बचपन की बहुत सारी अच्छी यादें इस शहर से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनके बाद की जो यादें मेरे जहन में हैं वो 28 फरवरी की है। 28 फरवरी 2002 के बाद के दिनों की है। उस वक्त मैंने जो कुछ देखा, जो कुछ महसूस किया, उसे भुलाना मुश्किल है। आज मैं अपने शहर में फिर लौटा हूं, उन जगहों को देखने के लिए जिन्हें 10 साल पहले के दंगों में तबाह कर दिया गया था। वो सड़कें, वो दुकानें, सब कुछ। अहमदाबाद के शाहपुर मोहल्ले में नगौरी चौक की ये तंग गलियां बहुत कुछ देख चुकी हैं। यहां एक घर हिंदू का है तो दूसरा मुसलमान का, और इन्हीं गलियों में एक पड़ोसी दूसरे को मारने के लिए आमादा हो उठा था। हिंदू और मुसलमानों के बीच यहां पहले भी छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे, लेकिन 28 फरवरी को जो हुआ वो हर तरह से अलग था। उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। 10 साल बीत जाने के बाद अब सामने से पहली नजर में थोड़ी शांति सी नजर आती है, लेकिन मन में ये सवाल उठता है कि कहीं ये धोखा तो नहीं। पुलिस की लगातार मौजूदगी बार बार ये एहसास कराती है कि यहाँ की हवा में अब भी कुछ खिंचाव सा है, कुछ है जो यहाँ अब भी सुलग रहा है। यही मकान था जो जल गया। नियॉन साइन का कारोबार करने वाले अब्दुल हमीद का घर उनके पड़ोसियों ने ही तबाह कर दिया था। तो आप लोग वापस आज 10 साल बीत जाने के बाद वो अपना घर दोबारा बना चुके हैं, लेकिन 2002 में भीतर तक बस चुका खौफ उनके घर और मन से आज तक नहीं गया है। उस खौफ में वो आज भी जीने को मजबूर है। ईद मिलादुन नबी हो, मोहर्रम हो, रथ यात्रा हो, हमें बिल्कुल टेंशन से ही गुजारने पड़ते हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन यहाँ पर पुलिस का देना पड़ता है जब हम रह सकते हैं, वरना हम नहीं रह सकते। तो अभी भी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, चुटपुट घटनाएं। अगर गाय भागी तो झगड़ा, लड़की के बारे में तो झगड़ा, ये बारे में किसी न किसी बहाने यहाँ झगड़ा होता रहता है। 12 महीने में 6 बार झगड़ा होता है यहाँ पर। उसके बावजूद आप उसी जगह आ गए हैं और उसी पड़ोसी के साथ आप रहते हैं अब। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा सहारा नहीं है कि इतना पैसा नहीं है कि हम बाहर की मकान लें। आप यहाँ छोड़कर कोई और जगह क्यों नहीं जाते? अब क्या करेंगे, सहारा जिंदगी भर कौन देगा? सहारा देगा भी एक बार देगा, 2 बार देगा, जिंदगी भर का किसी ने ठेका तो लिया नहीं है कि भाई आप यहाँ आओ। तो यहाँ ही यहीं रहना पड़ता है। रहना पड़ता है। फिर खाने पीने की तकलीफ, दूध की, बच्चों की, पानी की, ये वो हर तकलीफ पड़ जाती है। कुछ जवाबों के आगे सवाल खत्म हो जाते हैं। इसी मोहल्ले में सड़क के दूसरी तरफ हिंदुओं के घर हैं। यहाँ के लोगों से बातचीत करते हुए मुझे उनमें अब भी एक खिंचाव सा महसूस हुआ। एक तरफ मुस्लिम है, एक तरफ हिंदू है, तो कैसे रहते हैं? भाईचारा है कि नहीं? भाईचारा से ही रहते हैं ऐसे तो, लेकिन जब हो जाता है सब तब तो हो ही जाता है। तब कोई ऐसा नहीं रखते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सब लोग चालू पड़ जाते हैं, ऐसा है। तो तूफान होता है जब त्योहार होता है या कुछ ऐसा, अभी भी तूफान होने की डर है एक तरह से? है सर, 100% है सर। शाहपुर में रहने वाले लोगों के बीच दीवार सिर्फ धर्म की है। एक तरफ हिंदू का मकान है तो दूसरी तरफ मुसलमान का। 10 साल पहले दंगों का दौर देखने के बाद वो आज भी साथ ही रहते हैं। दोनों की नाराजगी की वजहें भी अलग अलग हैं, लेकिन जो एक चीज इन्हें आपस में जोड़ती है वो है जरूरी बुनियादी सुविधाओं की बड़ी कमी। सबके घर के बाथरूम नहीं है। उर्मिला चंद्रशेखर सालों से यहीं इसी जगह पर शाहपुर में रहती है। प्रशासन की सुस्ती पर कभी कभी खींच उठती है। उन्होंने मुझे दिखाया कि यहाँ बुनियादी सुविधाओं का मतलब क्या है। देखो हम इधर नहाते हैं, देखो सब नारियाँ बहुत परेशान होती है। आप इधर नहाते हैं? हाँ, सुबह में, और जो झगड़ा होता है किसी के घर नहीं है, नॉर्मल। तो आप इसी कोई मेरे सामने तो आप इसी सब इतने लोग एक ही बाथरूम यूज करते हैं? हम सब अम्बा इधर है और सबके घर घर भर ले है पानी पीने का। तो आप कह रहे हैं कि आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है कोई फैसिलिटी नहीं है? नहीं है सर, कोई सर। पर फिर इधर ही क्यों रहते हैं? क्या करे, कोई मेरी बात नहीं सुनते, कोई नेता मेरा नहीं है। शाहपुर के बज बजाते हुए इन शौचालयों को इंसान थोड़ी देर बर्दाश्त भी कर सकता है, लेकिन दंगों के बाद बसाई गई पुनर्वास कॉलोनी का हाल तो इनसे भी बुरा है। दंगों के बाद इन कॉलोनियों को शहर के बाहर बसाया गया था।
यहाँ वो गरीब मुस्लिम परिवार रहते हैं जिन्हें दंगों के दौरान अपना घर छोड़ना पड़ा था। ऐसी ही एक कॉलोनी है अहमदाबाद में कूड़ा फेंकने की सबसे बड़ी जगह से बिल्कुल सटा हुआ सिटीजन नगर। आग लगाते हैं। छोटी छोटी बरसातियां, छोटे छोटे घरों में किसी तरह ठूसे गए बड़े बड़े परिवार। यहाँ जिंदगी वाकई नर्क से कम नहीं है। कम से कम जब दंगे हुए आप बच तो गए जी। अब सिटीजन नगर में आए हैं, क्या आपको लगता है एक बार फिर एक तरह से आपको एक नई तरह से मुसीबत आपके सामने आ गई है? जी हाँ, हमारे लिए ऐसी मुसीबत आई है कि आज हम स्लो पॉइजन से मर रहे हैं। उस वक्त एक सामटा अगर मर जाते तो वो बेहतर था। पूरे एरिया का कचरा यानी शहर का कचरा पूरा लाके यहाँ डालते हैं गंदगी, उससे हमारे को बड़ी तकलीफ होती है और बहुत बदबू फैलती है यहाँ पे। तमाम बीमारियों के शिकार भी होते हैं इसके। ये गार्बेज दवा खाने की हमारे को सुविधा नहीं है, बच्चों के दवा खानों की सुविधा नहीं है, एजुकेशन ही नहीं हमारे बच्चों में। तो आप सेकंड क्लास अपने आप को आप सेकंड क्लास बन गए हैं। बिल्कुल सेकंड क्लास बन गए हम। हमारे बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो गई है ना। 7 बरस की इनकी पढ़ाई गई, 7 बरस पीछे चले गई जिंदगी। इस घुटन भरी जिंदगी की आदी हो चुकी सिटीजन नगर की महिलाएं थोड़ी बेबाक हैं। वो खुलकर बोलती हैं कि उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। वाइब्रेंट गुजरात के सपनों के आगे उनका नामो निशान मिटा दिया गया है। कहाँ है? पब्लिक के लिए नहीं है, पब्लिक के लिए नहीं, आम जनता के लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है। जब तक ये कचरे का ढेर इस तरह रहेगा आपके लिए कोई वाइब्रेंट गुजरात नहीं रहेगा। गुजरात वाइब्रेंट तब होना चाहिए कि हर एक कॉलोनी में हर एक सुविधा होनी चाहिए। 2002 से तो हमारी जिंदगी बदतर हो गई है। इस तरह ऐसा दिखता तो फिर क्या हमारी जिंदगी सुधरेगी? सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? अरे उल्टी होती, बीमारी आती है धूप से, फिर रात में मच्छर काटते हैं, बारिश में इतनी जीवात आती है, पानी का कोई निकास नहीं, हमको गंदगी में रहना पड़ता है 6 महीने तो। आपको नहीं लगता कि गुजरात बाकी गुजरात में प्रगति होती है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है? सब करके ले जाते, कुछ होता तो नहीं है, कुछ भी नहीं, सहाय कुछ भी नहीं। तो आपको लगता है आपको एक तरह से सेकंड क्लास किया गया है जो आप सेकंड क्लास, सेकंड से भी सेकंड। घर के रिश्ते भी तैयार नहीं है रिश्ते करने। बोले क्या रिश्ता है? बोले ये बॉम्बे होटल का सिटीजन का, बोले नहीं यहाँ नहीं देना, कचरे के पास, बोले यहाँ लड़की रहेगी हमारी, बोले नहीं, कैंसल। प्रशासन की बेरुखी के चलते सिटीजन नगर न जाने कब अपने नाम का मायने खो चुका है। लेकिन नरोडा पाटिया के साथ ऐसा नहीं है। अहमदाबाद के इस इलाके में 2002 के सबसे भयानक दंगे हुए थे। उस वक्त 95 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ज्यादातर को उन लोगों ने मारा जिनको वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे। हत्या का संगीन आरोप लगने के बावजूद वो लोग अब भी इसी इलाके में रहते हैं। लेकिन उनकी मौजूदगी ने शकीला बानो को अपने घर वापस लौटने से रोका नहीं। सिलाई बुनाई का काम करने वाली शकीला दंगों में अपने परिवार के 8 लोगों को खो चुकी है। शकीला की मां और भाई को भी दंगाइयों ने मौत के घाट उतार दिया था। वो अब भी नरोडा पाटिया केस में अहम गवाह हैं। हत्यारों को सजा दिलवाने के लिए वो पूरी ताकत लगा रही है, अड़ी हुई है। अपने परिवार के गुनहगारों को वो किसी कीमत पर बख्शना नहीं चाहती। आपकी माँ मर गई उस इंसिडेंट में, आपका छोटा भाई मर गया, फिर भी आप उसी एरिया उसी घर में आई हैं, आप अपनी जिंदगी चलाना चाहती हैं। हाँ, हम तो ये इसलिए यहाँ रह रहे कि हमको कुछ इंसाफ मिले। जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा हमको सुकून नहीं मिलेगा। जिसके घर का एक जाता तो कितने दिन गम मनाता, हमारा तो पूरा परिवार खत्म हो गया। ना हमारी भाई है, ना भाभी है, ना माँ है, कोई नहीं है। छोटे छोटे 4 बच्चे थे। 2 महीने का छोटा नदीम था, छोटे भाई का लड़का, उसको भी जिंदा आग में जला दिए। तो ये सब हम कैसे भूले? हमको तो लगता ही नहीं कि हमारे साथ 10 साल हो गए कि 10 साल में हम कुछ भूल पाए। हमको तो आपको ये सब पूछने भी आता तो हमको ऐसा लगता कि अभी हाल का माहौल है। 2002 के बाद आपको डर नहीं लगता कि आप कोर्ट जाके उन गुनहगारों को लोगों के सामने लाना चाहती है? डर नहीं लगता? नहीं, मैं कोर्ट में गई हूँ। जो मैं आरोपी को पहचानती हूँ, उनको बताई हूँ, उनको खड़ा करी हूँ, उनको दिखाया कि ये सब आरोपी है। मैंने उनको तो 2002 ने क्या किया? डर निकाल दिया? डर निकाल दिया 2002 में। अब हमको कहीं डर नहीं लगता है। और डर के तो हम लोग डरते थे, जब भी तो उन लोग हमको मार दिए ना।
अब तो हमें इतनी हिम्मत है ना कि वो आवे तब हम सामना कर सकते हैं। शकीला जैसे लोग आज भी पूरी शिद्दत से अपनी जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी राह में रोड़ा है स्थानीय पुलिस। नौजवान वकील अब्दुल शमशाद दंगा पीड़ितों की लड़ाई में उनका साथ देते रहे हैं। उनकी माने तो 2002 के दंगों के बाद अल्पसंख्यकों का गुजरात की पुलिस से भरोसा पूरी तरह उठ गया है। पिछले 10 सालों में यहाँ के लोगों ने देखा है, चाहे वो पोटा का कानून हो या एनकाउंटर के अंदर जो लोगों को मारा जा रहा है, वो पर्टिकुलर एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, जिससे नरोड़ा के लोगों को कभी भी ये विश्वास 2007-8 तक नहीं आ पाया था कि आज भी कानून हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। तो सबसे तो उनको कन्विंस करना कि आप पुलिस कि हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं, आपको न्याय दे सकते हैं, ये बहुत आपको 6-7 साल लगे कन्विंस करने के लिए। बिल्कुल। नरोड़ा पाटिया नरसंहार के ज्यादातर आरोपी विश्व हिंदू परिषद के थे। आज अहमदाबाद के बीचों बीच बना विश्व हिंदू परिषद का दफ्तर उजाड़ सा हो गया है। खुद बीजेपी की सरकार ने वीएचपी नेताओं को दरकिनार कर दिया है, लेकिन इस दफ्तर में मौजूद वीएचपी के कार्यकर्ताओं में इतने साल गुजरने के बाद भी कोई मलाल नहीं है। 2002 में भड़की हिंसा को वो क्रिया और प्रतिक्रिया की पुरानी थ्योरी के साथ अब भी जायज ठहराते हैं। उसमें विश्व हिंदू परिषद कोई जिम्मेदार नहीं है। वो स्वयंभू गोधरा की जो घटना बनी उसके प्रतिक्रिया में रूप में सब हुआ है, आक्रोश के रूप में। तो क्रिया के बाद प्रतिक्रिया हुई, ये कैसे स्वयंभू दिखता है कि भाई ऐसी घटना बनी तो बाद में कोई प्रतिक्रिया हुई होगी। दंगों का वो भय, वो दर्द झेलने वाले नरोड़ा पाटिया जैसे इलाकों से अलग यहां मुझे एक दूसरा गुजरात भी दिखा, एक नया अहमदाबाद। इन नए इलाकों में भले अब हिंदू और मुसलमान साथ रहते कम दिखाई देते हैं, लेकिन सभी विकास की रफ्तार में साथ चल रहे हैं। शहर की नौजवान पीढ़ी नौकरी और कारोबार के लगातार बढ़ते मौके के बीच अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। जो कुछ हुआ उसका गुस्सा लेकर आगे बढ़ने के बजाय वो भविष्य की ओर बहुत उम्मीद से देख रही है। हाय हाय हाय। यहाँ मैं एक आउटसोर्सिंग कंपनी में काम करने वाली कुछ नौजवान चेहरों से मिला। उनकी बातें, उनके सपने और उनकी उम्मीद, ये जोश देखकर वाकई एहसास हुआ कि गुजरात की आर्थिक तरक्की किस कदर लोगों को बदल रही है। What does Gujarat 2002 mean? Is it something you want to forget and want to move on simply? Yes, definitely. I would want to move from the days where we were not even able to get out of the house by the fear that something would happen. And today we are completely free with, freedom to move around. Wherein people from other states are migrating to Ahmedabad. They see it as a safe haven. Okay, they see it as a business prospect. Okay, there's this real estate boom in the city. Okay, there's infrastructure development. I met a lot of people in the last couple of days in Godhra, in Baroda, in Ahmedabad who've actually gone through the trauma of riots. Right. You all were much younger. What would you like to tell those people? How do they forget that trauma? I myself was almost 15 days in house and was not able to come out of my house because of these things. And but yet you say today you want to forget it and you want to move on. Definitely. But people who have been affected by this, who have lost their families or lost their properties, for them, yes, justice is required. Well, the loss of lives will never be restored. It's really difficult to restore. If it was money, you can work hard and you can get it back, but life, no, you can't. What we can do is, if we are able to forgive and embrace them with love and help them without showing any discrimination. Many of you said Modi is a role model for you, but when people demonize Modi and say, Narendra Modi, 2002 riots, Musalmano ka hatyara, when they say like that, what do you feel? Let the law and order take that, decision as to what it should be. Let not the common people give any kind of a judgment as to who's right and who's wrong. After World War II, Germany's image was also very much deteriorated, but now it is not the same. And we are talking about Gujarat, which was 10 years ago. I just want to ask you all one last question. Will it ever happen again? Will your generation allow something like that to happen again? Never. Never, never, never. Never? 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 वडोदरा में भी मुझे ऐसा ही कुछ दिखा, इस बार क्रिकेट के मैदान में। युवा पीढ़ी आगे बढ़ना चाहती है,
कुछ कर गुजरना चाहती है। यहाँ के बड़ौदा स्पोर्ट्स क्लब ने देश को इरफान और यूसुफ पठान जैसे शानदार खिलाड़ी दिए हैं। स्थानीय मस्जिद में मुअज्जिन का काम करने वाले अपने पिता के घर से निकलकर अब दोनों भाई पूरे देश पर छा चुके हैं। ये सारे बच्चे अपने यहाँ इसी ग्राउंड के हैं। उनके कोच मेहंदी शेख अब भी नए लड़कों को क्रिकेट की ट्रेनिंग देने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। मेहंदी साहब, क्या सब अब एक तरह से इरफान या यूसुफ पठान बनना चाहते हैं? एक तरह से एक ख्वाहिश हो गई है बच्चों में पिछले सालों से। हर बच्चा चाहता है कि नहीं इरफान और यूसुफ के नक्शे कदम पे चले। इस साल 10 साल हो रहे हैं इस महीने में जो दंगे हुए थे, बड़ौदा में भी हुए थे। उसके बाद आपको लगता है कि कुछ बदल गया है पिछले 10 सालों में, या वही बड़ौदा में जब क्रिकेट के मैदान पे आते हैं तो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता, सब क्रिकेटर होते हैं? आप यकीन नहीं करोगे 2002 का जो दंगा हुआ तो शायद कभी कोई सोच नहीं पाएगा। आप यकीन करो या ना करो, 2002 के अंदर भी इतने कर्फ्यू के अंदर भी मैं और मेरे जो यहाँ के अतराफ के जो बच्चे थे, हम डेली 5 बजे से लेके 6 बजे तक यहाँ पर बैठते थे। और कभी हमारी यहाँ पर कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हमारे शहर में आग लगी हुई है, तो हम क्या करें। और आप खास करके ऐसे बच्चों को लेते हैं जो कोई अमीर परिवार से नहीं आते, गरीब परिवार से आते हैं, और उनको फ्री भी सिखाते हैं ताकि एक न एक दिन वो इंडिया के लिए खेले। और हिंदू हो या मुसलमान, आप सबको लेते हैं यहाँ बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन में? बेशक, मेरे लिए सभी सरीके हैं, मेरे देशवासी हैं, मेरे बड़ौदेवासी बच्चे हैं। और गरीब बच्चों को आज भी मैं जो एक बार फी भरते हैं उसके बाद मैं उनसे कभी फी वसूल नहीं करता। ये बताइए, क्या आप सब एक तरह से इरफान या यूसुफ या मुनाफ बनना चाहते हैं या नहीं? इंशाल्लाह बिल्कुल। उनसे ज्यादा मेहनत करेंगे। उनसे ज्यादा, इरफान और यूसुफ से ज्यादा मेहनत करेंगे। गुजरात की दोनों तरफ की तस्वीर देखने के बाद मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जिस सद्भावना की बात करते हैं, उसका असल में दंगा पीड़ितों के लिए क्या मतलब है? Just come out and say that what happened was wrong, that I am sorry for it, express remorse. सवाल ये भी है कि अपने गुजराती होने पर गर्व करने वाले तमाम लोग दंगों की सच्चाई से कैसे समझौता कर पाएंगे? हाँ, अगर मेरा बेटा हमें मिल जाएगा तो हमें शांति है।